तो कल हम लोग बाबू पढ़े थे, जहां तक पढ़े थे उसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे कार्बन रंग कोड। कार्बन रंग कोड वह कोड जिसकी सहायता से प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। वह कोड जिसकी सहायता से प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं उस पे कार्बन रंग कोड कहते हैं। इसमें 4 बैंड या धारी होता है, जैसे ये होता है B1, B2, B3, B4 या R1, R2, R3, R4 भी लिखा जाता है। तो सिंपल चीज है। इसके लिए इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हम आपको ऐसा ट्रिक भी बताए होंगे नोट्स में, लेकिन अभी उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी क्रैश कोर्स चल रहा है। तो अभी केवल आप पढ़ेंगे डिफिनेशन। कार्बन रंग कोड वह कोड जिसकी सहायता से प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है उसे कार्बन रंग कोड कहते हैं। इसमें 4 बैंड या 4 धारी होते हैं। ये फिगर है, धारी आप बना सकते हैं, ऐसे 4 धारी होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। बाबू आगे पढ़ेंगे बाबू विभव मापी। क्या पढ़ेंगे? विभव मापी। विभव मापी पोटेंशियोमीटर। नाम से तो पता चल रहा है कि विभव मापी मतलब विभव को मापने वाला। तो देखो, वह आदर्श वोल्ट मीटर जिसकी सहायता से परिपथ का विभवांतर या सेल का ईएमएफ मापा जाता है। सिंपल। वह आदर्श वोल्ट मीटर जिसकी सहायता से परिपथ का विभवांतर या सेल का ईएमएफ मापा जाता है। तो नमूने से क्लियर था, विभव मापी मतलब विभवांतर मापा जाएगा, तब परिपथ का विभवांतर मापा जाएगा या सेल का ईएमएफ मापा जाएगा। कोई दिक्कत? तो वह आदर्श वोल्ट मीटर जिसकी सहायता से परिपथ का विभवांतर या सेल का ईएमएफ मापा जाता है उसे विभव मापी कहते हैं। विभव मापी का 2 उपयोग होता है बाबू। विभव मापी का उपयोग 2 प्राथमिक सेलों का तुलना करने में विभव मापी का उपयोग होता है, या आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करने में विभव मापी का उपयोग होता है। ये दोनों उपयोग 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये 5-5 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद हम आपको पढ़ाएंगे। अभी तो केवल शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम के कारण। तो विभव मापी का पहला उपयोग 2 प्राथमिक सेलों का तुलना करने में उपयोग होता है, आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करने में उपयोग होता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे हमको पढ़ना है जूल का ऊष्मीय प्रभाव। क्या पढ़ना है बाबू? जूल का ऊष्मीय प्रभाव। क्या पढ़ना है? जूल का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसको समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए। मान लीजिए हम लोग के घर में कोई तार है जिससे विद्युत धारा चल रहा है, तो हमारे घर में जो बिजली आता है तार के द्वारा आता है। तो तार से जब बहुत देर तक विद्युत धारा पास करता है तो तार धीरे धीरे क्या होता है? गर्म होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होता है, जिसके कारण चालक तार गर्म हो जाता है। तो इसे हम लोग जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आया? देखो बाबू, जब किसी तार को से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका जो तार का विद्युत ऊर्जा है वो उष्मा ऊर्जा में स्थानांतरित होता है, जिसके कारण तार थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है। इसे ही जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बाबू। ऊष्मीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा, जब किसी चालक से आवेश प्रवाहित करने में, जब किसी चालक तार से आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य तार में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होता है। ऐसे कई बार आपको बताए हैं कि कार्य ही क्या है? ऊर्जा। तो यहाँ किसका कार्य? आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य होगा वो ऊष्मीय ऊर्जा के क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब इस ऊर्जा का 4 गो फॉर्मूला होता है, हम सॉल्व करते हैं। आप फॉर्मूला पहले से जानते होंगे। विभवांतर बराबर विभव बराबर कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश। V बराबर W/Q, ये हम पहले से जानते हैं, ये फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग। कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा को किससे दिखाते हैं? U से। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा V बराबर W की जगह क्या लिखेंगे? U/Q। यही U ऊर्जा निकालना है, जिसको ऊष्मीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं और विद्युत ऊर्जा भी बोल सकते हैं। तो U बराबर क्या होगा? U बराबर होगा V × Q। तो ये पहला फॉर्मूला ऊर्जा का, U बराबर V × Q। हम एक फॉर्मूला पहले से जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? IT होता है। या अगर ज्यादा दिक्कत है तो देखिए
आप पढ़े होंगे 10th क्लास में भी, I बराबर Q बटा T। तो Q बराबर क्या होगा, IT। तो Q की जगह क्या रखेंगे, IT। तो रखेंगे U बराबर V का V, Q का जगह IT, VIT। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो ऊष्मीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा का पहला फॉर्मूला U बराबर VQ, दूसरा फॉर्मूला U बराबर VIT। अब तीसरा फॉर्मूला निकालेंगे। तीसरा फॉर्मूला ओम के नियम से निकलता है। ओम का नियम क्या होता है बाबू, V बराबर IR। तो V के जगह रखेंगे IR, तो IR रखते हैं। तो U बराबर V के जगह IR, अब पहले से क्या है IT, पहले से क्या है IT, पहले से क्या है बाबू IT है। तो देखो अब ये गुणा करेंगे तो क्या होगा, U बराबर I गुणे I स्क्वायर RT। तो ये ऊर्जा का तीसरा फॉर्मूला। 4 फॉर्मूला होता है। हम आपको पूरा सॉल्व कर दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह आपको बनाना नहीं है। हम बनाकर भले दिखा रहे हैं, एग्जाम में चारों एक के साथ लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे और चारों फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। अब फिर ओम के नियम का मान रखेंगे। V बराबर क्या है IR, यहां से I निकालेंगे तो R गुणा में तो भाग में आएगा, V बटा R बराबर I। तो रखेंगे मान U बराबर I की जगह क्या रखेंगे, V बटा R, उसका क्या होल स्क्वायर। अब पहले से क्या है RT, I की जगह क्या रखे V बटा R, उसका स्क्वायर, पहले से RT। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। U बराबर V स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू RT। एगो R से एगो R कट गया, एगो R से एगो R कटेगा तो क्या बचेगा, V स्क्वायर T बटा R। तो चौथा फॉर्मूला हमारा आ गया U बराबर V स्क्वायर T बटा R। तो हमारा 4 फॉर्मूला आया विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा का। चारों को एक साथ नीचे लिख रहा है और यही एग्जाम में भी आपको लिखना है। बस बनाकर दिखा दिया है कि कैसे बनता है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो बोलो पहला फॉर्मूला U बराबर VQ, इसी U के बराबर क्या VIT, इसी U के बराबर क्या I स्क्वायर RT, इसी U के बराबर क्या V स्क्वायर T बटा R। ये 4 फॉर्मूला है। तो हम सीधे क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे पहले डिफिनेशन और सीधे एक बार चारों फॉर्मूला। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको दिखाएं कि कैसे बनता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा इससे ऊर्जा का क्वेश्चन पूछते रहता है, तो ये याद रहना चाहिए फॉर्मूला। कोई दिक्कत आगे बढ़ते हैं हम। अब पढ़ना है हम लोग को विद्युत शक्ति। क्या पढ़ना है, विद्युत शक्ति। किससे दिखाते हैं, P से। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो सीधे हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका डिफिनीशन से। विद्युत शक्ति बराबर किसका क्षय हो रहा है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा, दर मतलब समय, समय कहाँ होगा बट्टा में। तो विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटा समय। चले विद्युत शक्ति को P से दिखाते हैं, विद्युत ऊर्जा को U से दिखाते हैं, समय को T से दिखाते हैं। अभी इसके पहले हमने 4 गो फॉर्मूला पढ़े हैं U का। तो U का एगो फॉर्मूला हम वहां से ले लेते हैं। मान लो ये U पढ़े हैं, U का VQ VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर T बाई R। एगो फॉर्मूला U का हम रख लेते हैं VIT। शक्ति के फॉर्मूला में ऊर्जा का फॉर्मूला रखेंगे एगो, और उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। देखिए कौन सा फॉर्मूला रखेंगे बाबू, U बराबर VIT। तो चलो इस U के जगह हम लोग अभी प्रूव किए थे, तो क्या रखेंगे VIT रखेंगे। तब P बराबर U का जगह VIT, अब नीचवा T कट गया तो क्या बचा P बराबर VI। तो ये दूसरा फॉर्मूला। अब ओम का नियम फिर रखेंगे, जैसे पिछले टॉपिक में रख रहे थे उसी तरह हम लोग रखेंगे। जैसे पिछले टॉपिक में रख रहे थे उसी तरह रखेंगे। बोलिए ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I I, V बराबर I I, V बराबर I I। तब P अभी नहीं, P बराबर V की जगह क्या रखेंगे IR, पहले से क्या है I। तो बोलो P बराबर I स्क्वायर क्या होगा R,
ये रहा शक्ति का तीसरा फॉर्मूला। अब आगे बढ़ेंगे, फिर V बराबर क्या, आई आर, और यहां से I निकालेंगे तो R गुणा में तो भाग में जाएगा, V बटा R बराबर I। जैसे पिछला सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है। अब बोलो P बराबर I की जगह रखेंगे V बटा R का क्या होल स्क्वायर इंटू क्या R, तो P बराबर V स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू R। एगो R से एगो R कट गया तो क्या बचा, P बराबर V स्क्वायर बटा R। किसी को कोई दिक्कत? इधर देखिए, अब इस फार्मूला में 4 गो फार्मूला आते हैं, ये भी एक जगह लिख देते हैं। एग्जाम में आएगा तो केवल डिफिनेशन और फार्मूला लिखना है। बोलो फार्मूला, P बराबर U बाई टी, P बराबर VI। ऑब्जेक्टिव में खूब क्वेश्चन आता है इससे बाबू ध्यान से। P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बटा R, ज्यादातर ये लास्ट वाला आता है, P बराबर V स्क्वायर बाई R। अब ये चैप्टर बाबू खत्म हुआ, तीसरा नंबर। अब तीसरा के बाद हम सीधे छठा नंबर स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, जो आसान आसान चैप्टर है वो वीडियो में पढ़ा रहे हैं क्योंकि जल्दी समझ में आए, नहीं तो ऑफलाइन सारा हर चीज पढ़ना है। क्लियर है? तो आगे पढ़ते हैं अगला चैप्टर। अब बाबू हम लोग अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 6 नंबर चैप्टर है। इसका पहला टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स, एग्जाम में पूछ चुका है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें, ये पूछा गया है। तो आपको याद होगा बाबू विद्युतीय फ्लक्स भी पढ़े थे। विद्युत फ्लक्स क्या पढ़े थे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसी तरह का ये भी है, इसमें बंद पृष्ठ नहीं है, केवल पृष्ठ है। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कोई मान लो पृष्ठ है, सतह है, उससे जितना चुंबकीय क्षेत्र रेखा उसके लंबवत गुजर जाएगा उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। कोई भी पृष्ठ है उसके लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाकर जितना चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। देखो बाबू, चुंबकीय फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई बी से, फाई बी से। चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं बी से, और डॉट क्षेत्रफल को दिखाते हैं ए से। तो ये तो पहला फॉर्मूला है, चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र को बी, क्षेत्रफल को ए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि डॉट और तीर हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। कई बार बताया गया है। तो फाई बी बराबर डॉट और तीर हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा, तब बी ए कॉस थीटा। तब अब चुंबकीय फ्लक्स का 2 फॉर्मूला हुआ, बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। इसका एसआई मात्रक निकालते हैं ध्यान से। ये सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी खूब पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है। मात्रक निकालने के लिए किसका मात्रक चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इसको जिस साइंटिस्ट ने बताया उनका नाम था वेबर। तो इसका एक और मात्रक होता है वेबर, जिसको किससे दिखाते हैं, WB से दिखाते हैं। कोई दिक्कत? तो किसी पृष्ठ का लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से, चुंबकीय क्षेत्र को बी से, क्षेत्रफल को ए से। डॉट और तीर हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। ऐसा ही मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर उसको बोलते हैं वेबर। वेबर को किससे दिखाते हैं, WB से। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू। चुंबकीय फ्लक्स हो गया। अब पढ़ना है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। याद करो, केमिस्ट्री में भी फैराडे का 2 नियम था, फिजिक्स में भी फैराडे का 2 नियम है। प्रथम नियम, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित ईएमएफ या प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। ज्यादातर बुक में यही लिखता है कि प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। मान लीजिए वो कुंडली है। कुंडली किसे बोलते हैं, तार का बंद रूप, चाहे वो गोल हो, चाहे चौकोर हो, चाहे वर्ग हो, चाहे तो उससे मतलब नहीं है। तार का बंद रूप को क्या बोलते हैं, कुंडली। ये कुंडली है। किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में, किसमें बाबू, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है
तो उस कुंडली में, उसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ या प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। समझो थोड़ा ध्यान से। मान लो ये कुंडली है, कुंडली के अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो इसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। और एक और चीज, तब तक प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होते रहेगा जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा। देखो यहाँ लिखा गया है, प्रेरित ईएमएफ तब तक उत्पन्न होते रहेगा जब तक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा। बात समझ में आया? फिर से एक बार देखो, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है, और यह प्रेरित ईएमएफ तब तक उत्पन्न होते रहेगा जब तक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फैराडे का प्रथम नियम। अब पढ़ेंगे बाबू हम लोग फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम कहता है, किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ, अभी कुंडली बनाए थे, इसमें प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हुआ था, तो ये द्वितीय नियम कह रहा है कि किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ईएमएफ को किससे दिखाते हैं? ई से दिखाते हैं, समानुपाती। चुंबकीय फ्लक्स को φb से दिखाते हैं। अब बट्टा, दर मतलब होता है समय, समय बट्टा में तो टी आएगा। परिवर्तन को डी से दिखाते हैं, तो ऊपर डी तो नीचे डी, ऊपर डी तो नीचे भी डी। तो ईएमएफ को ई से समानुपाती तो है ही, चुंबकीय फ्लक्स को φb से, दर मतलब समय, समय कहाँ आएगा? बट्टा में। परिवर्तन को डी से दिखाते हैं, तो ऊपर डी नीचे डी। यहाँ एगो हम माइनस लिख रहे हैं, तो तुम्हारा ये कंफ्यूजन होगा कि सर ये माइनस क्यों आया? तो माइनस पता चलेगा अगला टॉपिक जब पढ़ाते हैं, तो माइनस पता चलेगा, वही लास्ट टॉपिक होगा। तो देखो, ई समानुपाती माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ये समानुपाती हटेगा तो दो चीज आएगा, बराबर और एक स्थिरांक। बराबर, ये माइनस है, स्थिरांक आएगा के डी फाई बी बटा डी टी। अब साइंटिस्ट ने के का मान बताया कितना? 1। साइंटिस्ट जब इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने के का मान 1 माना, तो 1 मान लेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ई बराबर माइनस डी फाई बी बटा डी टी। ये ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया फैराडे के द्वितीय नियम से। लेकिन ये तार के एक कुंडली, तार के एक फेरा, मान लो ये कुंडली है, तार एक बार लपेटे हैं। अगर एक बार तार लपेटे हैं, कितने बार? एक बार तार लपेट कर कुंडली बनाए हैं, तो ये फॉर्मूला। मान लो 5 बार तार लपेट दिए तो 5 से गुणा करेंगे, 10 बार तार लपेट दिए तो 10 से गुणा करेंगे, 20 बार तार लपेट दिए तो 20 से गुणा करेंगे। अगर मालूम नहीं है कि कितना बार तार लपेटे हैं, तो उसको मान लेंगे कि n, मान लेंगे कि n संख्या तक तार लपेटे हैं। तो देखो यहाँ कुछ लिख रहे हैं, अगर तार में, अगर कुंडली में फेरों की संख्या, अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो, तो देखो बाबू ध्यान से, ये जो है एक कुंडली का ईएमएफ है। अब कितना कुंडली? एक कुंडली, तार के एक कुंडली का ईएमएफ है, और तार का कितना फेरा है? n फेरा, तो n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? E बराबर माइनस n डी फाई बी बटा डी टी। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? ये फैराडे का द्वितीय नियम है। फिर से एक बार देखते हैं, किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ईएमएफ को ई से, चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से, दर मतलब समय, समय बट्टा में टी, परिवर्तन को डी से दिखाते हैं, ऊपर डी नीचे डी। एगो एक्स्ट्रा में क्या लिखे हैं? माइनस। वो माइनस क्या है अगला टॉपिक में क्लियर होता है। ये समानुपाती हटेगा तो बराबर और एक स्थिरांक के आया। के का मान साइंटिस्ट ने माना 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बचेगा माइनस डी फाई बी बटा डी टी। और ये एक तार के एक फेरा का ईएमएफ है, तो तार में अगर n फेरा हो तो n से गुणा होगा, माइनस n डी फाई बी बटा डी टी। अब आपको एग्जाम में इतना प्रूफ कर लिखना नहीं है, सीधे डिफिनेशन लिखना है और ये फॉर्मूला लिखेंगे, और उसके बाद अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो ये फॉर्मूला लिखेंगे। ये बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? बस हम आपको बनाकर सारा चीज दिखा दे रहे हैं, वो अलग चीज है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू लास्ट टॉपिक की तरफ उसी में पता चलेगा कि माइनस कहां से आया। लेंज का नियम, किसका नियम बाबू? लेंज का नियम, एग्जाम में 3 बार आ चुका है, ध्यान से एकदम। प्रेरित ईएमएफ का दिशा ऐसे होगा कि वह उसी कारण का विरोध करेगा जिससे उसकी स्वयं की उत्पत्ति हुई है। तब बोलो, विरोध कर रहा है ना जी, तो कोई चीज प्लस है, उसका कोई दूसरा विरोध कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। इसलिए यहां पर क्या दिख रहा था? माइनस। प्रेरित ईएमएफ का दिशा ऐसे होगा कि वह उसी कारण का विरोध करेगा जिससे उसकी स्वयं की उत्पत्ति हुई है। तब विरोध कर रहा है इसलिए माइनस। एक और चीज देखो, प्रेरित ईएमएफ का दिशा ऐसे होगा कि वह उसी कारण का विरोध करेगा जिससे उसकी स्वयं की उत्पत्ति हुई है। मतलब जहां से उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध कर रहा है बकलोलवा। इसका मतलब ये जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। समझ रहे हो बात? तो देखो, प्रेरित ईएमएफ का दिशा ऐसे होगा कि वह उसी कारण का विरोध करेगा जिससे उसकी स्वयं की उत्पत्ति हुई है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो क्यों करता है ये हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। बात समझ में आया? क्लियर है? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है बाबू, बाय।